अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म गुमराह टीवी के ऊपर मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो पैगाम में हम ईरान इजराइल जंग पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और जो इस वीडियो के दूसरे एरियाज़ ऑफ डिस्कशंस होंगे, अमेरिका के इस्तेमाल किए गए B-2 जहाज़ के ऊपर हम बात करेंगे और जो MOP बॉम्ब गिराया गया था ईरान के ऊपर, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ख़त्म करने के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे कि वो किस हद तक ख़तरनाक बनाया गया है ये बॉम्ब। और एजुकेशंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में हमारा यानी कि मुस्लिम दुनिया की पीछे रहने की वजह से हम किस किस मुसीबतों का सामना कर रहे हैं या आने वाले वक्त में हम क्या कुछ खो सकते हैं और क्या कुछ हम गेन कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का क्या किरदार है, क्या वाकई यूनाइटेड नेशंस जो लीग्स ऑफ नेशंस की तरह नाकाम हो चुकी हैं या फिर चंद वेटो पावर्स की खिलौना बन गया है अक़वाम मुत्तहिदा। और इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे कि क्या अमेरिका और मग़रिब वाक़ई दुनिया के लोगों में अपना इत्मीनान खो चुका है और जो सोशलिस्ट ब्लॉक हैं, कम्युनिस्ट ब्लॉक हैं इंक्लूडिंग चाइना और रशिया, क्या एक दफ़ा फिर उन्हीं मुल्कों का रुझान उन्हीं मुल्कों की तरफ हो गया है जो पहले इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि जी मग़रिब और जमहूरियत या डेमोक्रेसी ही सब चीज़ें हैं। तो तफसील से हम बात करना चाहेंगे इस वीडियो पैगाम में, हमारे साथ रहेगा। और अगर आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं आप लोग। अच्छा जी, हम सबसे पहले बात करेंगे कि पहली जो अहम बात यह है कि क्या वाकई पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने की बात की थी, क्योंकि इससे फ़ेक किस्म के न्यूज़ हमारे सामने आ गई थी। ख़ासकर इंडिया में भी हमें देखने को मिला कि पाकिस्तान तो ईरान को अड्डे दे रहे हैं। और इसी तरह दूसरी कुछ सोर्स ने भी ये बताया था कि पाकिस्तान ईरान का हमसाया मुल्क और मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद भी अमेरिका का फैसिलिटेटर इस्तेमाल हुआ और पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई हदूद है वो अमेरिका ने इस्तेमाल की ईरान के ख़िलाफ़। तो यहाँ ये बात बहुत ज़्यादा अहम है कि अमेरिका की मिडल ईस्ट में तकरीबन 19 बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस, जिसको वो आसानी से इस्तेमाल कर सकता है ईरान के ख़िलाफ़ और करता भी रहा। और ये ईयर बेसिस मिलिट्री ईयर बेसिस भी हैं और मिलिट्री बेसिस भी हैं वो, जिसमें से UAE, यूनाइटेड अरब इमारात, सऊदी अरबिया और इसके अलावा दूसरे जो ममालिक हैं जॉर्डन और इसके अलावा कतर, 19 बेसेस मिडल ईस्ट में अमेरिका ने बनाई है जो ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ में हैं। उनके चाहते हुए भी वो कंडेम नहीं कर सकते हैं कि जी अमेरिका उनकी बेसेस क्यों इस्तेमाल करें, वो अलग से एक सेपरेट टॉपिक है। अच्छा जी, हम बात करना चाहेंगे तो अमेरिका, जिसका ईरान के और अमेरिका के दरमियान 1800 किलोमीटर फासला है, क्या वो पाकिस्तान आकर यहाँ से U-टर्न लेकर ईरान पर हमला करेगा? ये कौन सी कितनी हमाकत होंगी अगर इस बात को प्रमोट करने भी कि पाकिस्तान की बेसिस इस्तेमाल करने की। और ये क्या हम बसेस चला रहे हैं अमेरिका जो पाकिस्तान आके दोबारा ईरान पर हमला करेगा? लेकिन ये दौर रहा ही नहीं, क्योंकि अगर हम B-2 जहाज़ की बात करेंगे जो दुनिया में पहला ही सिर्फ अमेरिकन एयरफोर्स के पास है, जिसको बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से डिज़ाइन किया गया है और इसकी मदद से वो तकरीबन हवा में अमेरिका से लेकर ईरान तक 1800 किलोमीटर फासला तय करके यहाँ ईरान के ऊपर बम गिरा के वापसी पर वो 1800 घंटे और लगाए गए, लेकिन 3600 किलोमीटर वो फासिला तय करके वापस अमेरिका पहुंचेगा। अच्छा जी, हम बात करना चाहेंगे कि जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इज़राइल ईरान के साथ लंबी वार कंटिन्यू रखने का काबिल ही नहीं रहा, बल्कि आखिरी दिनों में तो हमें ये बात देखने को मिली। अमेरिका हमेशा जंग तब ख़त्म कर देता है जब उनके चाहने वाले, उनका जो अपना फ्रेंड मुल्क होता है, दोस्त मुल्क होता है, जब वो देख रहा है कि उनको ज़्यादा वार पड़ रही है, वो ज़्यादा मार खा रहा है तो वो जंग बंदी पे आता है अमेरिका। और ऐसा ही हमें कुछ इस जंग में भी देखने को मिला। रिसेंटली आप लोगों ने देखी होगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात कही है कि आखिरी दिनों में इज़राइल को बहुत ज़्यादा वार पड़ी और हेविली वो हिट होता रहा। उनकी ईरानी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात वो कर रहे थे या ऐसी दूसरी ख़तरनाक मिसाइल जिसकी वजह से उनको पड़ रहे थे। तो
ये बात तो अहम है कि बग़ैर अमेरिका के इज़राइल 10 या 20 दिन तक भी किसी के साथ, ख़ासकर ईरान जैसे मुल्क के साथ, वो जंग जारी रखने के काबिल ही नहीं है। तो फिर ये इस जंग की अगर हम बात करना चाहेंगे वो ये है कि इज़राइल और अमेरिका दोनों चाहते थे कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह करें। और दूसरी इससे भी अहम उनकी जो टारगेट थी वो ये थी कि वो ईरान में रिजीम चेंज करने के काबिल बन सकें। इसका वजह यह है कि जो मौजूदा सेटअप है हमारा और आपका, इससे सियासी इख्तिलाफ़ात हो सकता है, वो अलग चीज़, लेकिन ईरान मिडल ईस्ट में वो वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका को चैलेंज किया हुआ है। अमेरिका जितना बार चाहे सैंक्शंस लगाए, अमेरिका जितने बार जिस किस्म की भी पाबंदी लगाने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी ईरान उनके सामने बिल्कुल किसी भी किस्म का प्रेशर्स में आने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसा होता भी रहा है और हो रहा है। अच्छा जी, इसलिए इज़राइल इंक्लूडिंग अमेरिका वो चाहते हैं कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की तो वो बात कर रहे हैं, क्योंकि इराक़ में भी जब अमेरिका आ रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स, तो उन्होंने ये बात कही थी कि जी इराक़ में बहुत ख़तरनाक किस्म के हथियार हैं सद्दाम हुसैन के पास, जो उस वक्त के उनकी जो गवर्नमेंट थी। लेकिन बाद में हमला करके इराक़ को तबाह करके एक बॉम्बिंग स्टेट्स बना के फिर बाद में पता चला कि वहाँ कोई भी ऐसे किस्म की हथियार नहीं थी जो अमेरिका के लिए या उनके इत्तेहादियों के लिए ख़तरनाक होती थी। एनी हाउ तब तक इराक़ का सत्यानाश कर दिया था अमेरिका ने। तो रिसेंटली जो ईरान की बात है वो भी इसलिए है कि जो ईरान का ग्रेट इज़राइल प्लान्स है, इज़राइल का तो इस प्लान को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर उनका रास्ता कोई अगर मिडल ईस्ट में रोक सकता है तो वो ईरान जैसा मुल्क है। तो इस प्लान को फॉलो करने के लिए इज़राइल ने चाहा कि वो ईरान की उनकी रिजीम चेंज करने के लिए उन्होंने हमले किए, लेकिन बाद में जब उनको पता चला नहीं जी ईरान के साथ होता नहीं है, उनके साथ जो मिसाइल स्टॉक्स है और जिस तरह वो वार कर रहा है, जिस तरह के वो उनका जो डिफेंस सिस्टम, उनकी जो आर्मी, उनके जो पूरा सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुका है, उनको शिकस्त देना नामुमकिन है। तो फिर ये इस वार को रुकवा दिया गया। तो हम बात कर रहे थे कि अमेरिका ने किस तरह B-2 जहाज़ के ज़रिए किस किस्म का बम गिराया ईरान के ऊपर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ख़त्म करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला किया था ईरान के, जिसमें नातन्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ शामिल हैं, फॉर्डोव न्यूक्लियर फैसिलिटी और अस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। अच्छा, जो B-2 जहाज़ है, जिस तरह की हमने पहली बात की कि वो स्पेशली डिज़ाइन है अमेरिकन एयरफोर्स के लिए, वो एक पीस की कीमत है एक B-2 जहाज़ की $2.1 बिलियन। ये कितनी रकम है? $1 बिलियन के लिए हमारे बहुत ज़्यादा सारे मीटिंग्स होती हैं IMF के साथ, फिर 1 साल तक हमारा काम चल रहा होता है या 2 साल के लिए हम सिर्फ $1 बिलियन की किस्त अदा करने के लिए जब IMF दे रही होती। तो $2.1 बिलियन का जहाज़ जिसको स्पेशली डिज़ाइन इस तरह किया गया कि वो रडार में भी नहीं आता। और सबसे स्पेशल बात ये है कि ये जो MOP जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स बम है अमेरिका का, इस बम का इसकी जो साइज़ है, वज़न है, वो 13 या 14 हज़ार किलोग्राम है। और इतना बड़ा बम सिर्फ B-2 जहाज़ ही कैरिड आउट कर सकता है, जिसका अपना वज़न 18,000 किलोग्राम के लगभग है। तो इमेजिन्स करें कि इतना बड़ा वज़न वाला बम जो कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स हैं, इसका यानी कि अगर कंक्रीट के नीचे कोई कार्रवाई हो रही हो और इसको निशाना बनाना हो, इसको स्पेशली ऐसा डिज़ाइन किया है कि वो कंक्रीट के ऊपर अगर ये बम गिर जाता है तो वो अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले रास्ते में नहीं पड़ता। सबसे पहली खुसूसियात ये है। और कंक्रीट के अंदर 200 फीट तक अंदर ये जा सकता है। इमेजिन करें हैं 200 फीट, लगभग एक पहाड़ जितनी हाइट नीचे ये जाके टारगेट अचीव करता है। और इसकी जो लंबाई है वो 20
फीट तक इसकी लंबाई है। जो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जिसमें नातंस न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और फॉर्डोव न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, साथ साथ जो अस्फहान है, जो नातंस न्यूक्लियर फैसिलिटी है इसको तो सिवियरली डैमेज किया था एज़ पर डिफरेंट रिपोर्ट्स, और स्पेशली IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का जो रिपोर्ट्स हैं कि इनको बहुत से बुरी तरह डैमेज किया गया, ख़राब किया गया। और दूसरा जो फॉर्डोव न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ईरान की, इसकी उन्होंने ये अंडरग्राउंड उसका किया था। और ये जिस तरह के हमने पहले बात की कि अमेरिकन सबसे ख़तरनाक बम जो कि MOP है, ये 200 फीट तक नीचे जा सकता है। और जो ईरानियन यही न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, इसको 260 फीट नीचे उसका जो था अंडरग्राउंड डिज़ाइनेशन, उस पर काम होना। तो ये आप कह सकते हैं कि 200 मीटर फुट तो पहले ही आते हैं, और इससे पहले ये मतलब इस न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तक पहुंचना आप कह सकते हैं कि अमेरिकन बम्स, अमेरिकन टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच सकती, और यही वजह है कि वो सेफ़ रहा है। और जो पहले वाले की हमने बात की नातंस न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की, मुख्तलिफ़ सैटेलाइट्स इमेजेस के मुताबिक कहा जाता है कि वहाँ से पहले ही जो न्यूक्लियर स्टॉक्स था, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की जो डिफरेंट आप कह सकते हैं चीज़ें थी, सहूलियात थी, इसको बाहर ही कहीं और मुंतकिल किया गया था। तो ईरानियन ऑफिशियल्स रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये दावा किया है कि उनके तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जिसका वो अमेरिकन दावा कर रहे हैं कि बुरी तरह उसको ख़राब किया है, और पूरी तरह ख़राब किया है, वो बिल्कुल गलत है, बल्कि सेफ़ हैं। और हम दोबारा न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं इस पर हम दोबारा काम करेंगे। अमेरिका क्यों चाहता है कि इज़राइल उनका फ्रेंड्स रहें, दोस्त रहें, या उनसे उनकी क्या मुफाद है? अगर हम 2016 की एक बिल साइनिंग की बात करें तो 2016 में सिर्फ एक साइन से अमेरिका ने 10 साल के लिए इज़राइल को $38 बिलियन दिए थे। और जो मिलिट्री एड्स आप कह सकते हैं, जो अपने दिफाई पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करता है। और अगर पूरे 50 साल की बात की जाए तो अमेरिका ने इज़राइल को सैकड़ों बिलियंस डॉलर्स, सैकड़ों अरब डॉलर्स दिए हुए हैं अगर कुल मिला के बात की जाए, जिससे वो अपना दिफाई पोजीशंस को मजबूत बनाता रहता है। ये जो दूसरी अपनी जिस तरह के वो एयर डिफेंस सिस्टम बनाता है, या किसी से कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ वो बाई करता है, तो जिसमें अमेरिका का पूरा हाथ शामिल। अगर बात की जाए तो जिस तरह की हमने पहली बात की कि इज़राइल के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो मिडिल ईस्ट में बग़ैर अमेरिका के सरवाइव कर सके। तो जब तक इज़राइल फ़लस्तीन का मसला नहीं हल होता, और ये मसला इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन 188 के मुताबिक जो मस्जिद अक्सा है, जेरूशलम में जो मस्जिद अक्सा है, इसको इज़राइल कब्ज़ा करने का कोई इख्तियार नहीं रखता। ये इसी रेजोल्यूशंस के बाद ये बात सामने आ गई कि इज़राइल विल नॉट बी एबल टू ऑक्यूपाई जेरूशलम, मस्जिद अक्सा। तो इस रेजोल्यूशंस के बावजूद भी अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की बार बार खिलाफ वर्जी कर रहा है। यही वजह है कि आप कह सकते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ़ उन्हीं मुल्कों के एक फैसिलिटेटर साबित होने जा रहे हैं। तो यही वजह है कि इज़राइल और अमेरिका जो चाहता है कि मिडिल ईस्ट में उनका एक बदमाश ऐसा ज़रूर रहे, वो आसपास जो अमेरिका के मुखालिफ कंट्रीज़ हैं, मुखालिफ पावर्स हैं, उन पर नज़र जमाए बैठे, उनका काम आ सके। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक आप कह सकते हैं कि एक SHO उन्होंने जैसा कि बनाए बैठाया हुआ है, जो पूरी तरह सारी चीज़ों को देख रहे हैं, जो अमेरिकन इंटरेस्ट में शामिल हैं। तो दीस ऑल थिंग्स और इससे भी अहम इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेतन्याहू, जिनके ख़ुद उनके ख़िलाफ़ उनके अपने मुल्क में लोग निकले हुए हैं कि ये एक डिक्टेटर्स की तरह काम कर रहे हैं, और अमेरिका इस डिक्टेटर को सपोर्ट कर रहा है, जिनसे उनकी वहाँ की अगर आवाम बाहर सड़कों पर निकल आती हैं तो जिनको गिरफ़्तार किया जाता है, और बहुत सारे चीज़ें सामने आती हैं। अच्छा जी, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस पूरे जंग की क्या डिटेल होना चाहिए, और हमें क्या करने की ज़रूरत है। क्या वाकई एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ही वही हथियार हैं जिससे हम उन्हीं मुल्कों को हरा सकते हैं, या फिर वो ट्रेडिशनल रिवायती कल्चर्स पे चलते हुए क्या हम गुलेल और पत्थरों से उन्हीं ममालिक का मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी ही वो चीज़ है जिससे आप हर मैदान में टेक्नोलॉजी एंड इकॉनमी,
मईशत, वो सारी चीज़ें हैं बुनियादी जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, जिससे मईशतों की, दुनिया की ताकतों की जांच पड़ताल की जा सकती हैं। और अगर ये नहीं है तो फिर मुल्कों की जितनी आबादी दुनिया की पहली पोजीशंस पर क्यों नहीं राख की ढेर ही बन सकती है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेल नेक्स्ट बिला, खुदा हाफिज़।